समाज को अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं है, वो आदमी कभी भी देश पर शासन नहीं कर सकता। अस्तित्व का ज्ञान और उजड़े हुए चमन का ज्ञान होना चाहिए आदमी को, कि मैं कौन हूं, मेरी इस हालत किसने बनाई, मेरा घर किसने लूटा, मैं वंचित कैसे हो गया, मैं शोषित कैसे हो गया। क्योंकि बच्चा जब भी पैदा होता है वो शोषित पैदा नहीं होता, शोषित किया जाता है। जब तक इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हो जाता, जब तक हमारी एक मीटिंग बैठेगी और हम घूम घूम करके जो बेईमान लोग हमारे क्षेत्र से खड़ा होगा, पूरी दिल्ली के अंदर हमारा प्रचार होगा, हमारे हजारों कार्यकर्ता हैं, वो सारे गलत बात का विरोध करेंगे। सही आदमी को ही वोट दिया जाएगा। कोई भी आदमी समाज को आश्वासन देगा उसको वोट दिया जाएगा, अन्यथा और किसी को वोट नहीं दिया जाएगा। केजरीवाल ने क्या स्वास्थ्य व्यक्त कर दिया। केजरीवाल जेल में रहा, उसके और साथी स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री सारे जेल में बैठे थे। क्यों, क्या कारण था? कि उन्होंने शिक्षा पर अगर जोर दिया होता तो शराब बेचने पर जोर क्यों दिया? ये बहुजन वीर जवानों, ना घर में राड़ जगाओ, ये वंचित का हक है, मतभेद नहीं फैलाओ। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं टीवी इंडिया और एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस समय तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं। आप हैं रमेश समर्पित जी, जो लगातार सोशल मूवमेंट में जुड़े रहते हैं। और अभी दिल्ली में इलेक्शन का माहौल जो है शुरू हो गया है। केजरीवाल जी, तमाम पार्टियां आपने देखी होंगी लगातार बयानबाजी कर रही हैं। समर्पित जी, क्या रहेगा इस बार दिल्ली इलेक्शन को लेकर, कैसा लग रहा है आपको? ये जो पहले तो मैं कहूंगा कि जय भीम जय भारत। अभी 1947 के बाद बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान की रचना की है, उसमें वंचित शोषित समाज को जो है कुछ जो है न्याय प्राप्त करने के लिए जो अधिकार लिखे गए हैं, उस पर कुछ राजनीतिक पार्टियां अपना जोर जमाए बैठी हैं। लेकिन जो संविधान में जो इनके अधिकार की बात आई है कि जिसको जो है ना डीएससी शब्द का कहा जाता है, कि जो दलित शोषित समाज है, संगठित डिप्राइव्ड जो शेड्यूल कास्ट है, उसके अधिकारों के लिए हरियाणा में जो है अभी उसका लागू किया गया है। और उसका मतलब ये है कि जो समाजों के अंदर जो बढ़ना चाहिए, राजनीतिक हक जो मिलना चाहिए कमजोर वर्ग को, वो कुछ पार्टियां जो है, राजनीतिक पार्टियां जो है देने में कुछ तकलीफ महसूस कर रही। आज दिल्ली की राजनीति में ऐसा ही कुछ देखने में आया है। जगह जगह लिखा हुआ है, हर पार्टी ने मतलब जो है एक पार्टी दूसरी पार्टी से जो है ना कुछ उसके खिलाफ बोल रही है, अपमानी शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। तो उससे ऐसा महसूस होता है कि ये जो है ना, ये जो है दलित शोषित समाज है, जो उसने बहुत सोच समझ करके जो है ना अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए, और नहीं तो आने वाला कल इनके लिए बहुत घातक हो सकता है। आखिर जो पार्टियां हैं, जिस तरीके से हरियाणा में डीएससी लागू हुआ, नायब सिंह सैनी ने शपथ लेते ही डीएससी लागू कर दिया था, तो दिल्ली में उस तरीके का क्या माहौल नहीं बन पा रहा है, या फिर यहाँ के लोग नहीं चाहते हैं डीएससी लागू होना? दरअसल जो है ना डीएससी जो है ना, ये राजनीतिक पार्टियां जो है ना, एक तो ये है कि सेंटर के अंडर चलता है दिल्ली प्रदेश, ये इसकी अपनी कोई पावर नहीं है, तो अपनी कोई ताकत नहीं है। तो इनको बहाना मिल जाता है कि भाई हम जो है ना, जो रिजर्व कोटे के लोग हैं, जो ऐसी कोटे के लोग हैं, हम उनका काम पूरा कर नहीं पाते, क्योंकि दूसरी पार्टियां जो सेंटर में बैठी हैं वो टांग खींचने का काम करती हैं, या हमें काम करने नहीं देती। ऐसे बहाना बना करके ये लोग निकल जाते हैं। लेकिन सच तो ये है कि ये जो है ना, ऐसी रिजर्व कोटे के कमजोर वर्ग के लोगों का कोई भला नहीं चाहते। क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि 4000 रुपए स्कूल में बच्चों की फीस जमा करके कॉलेज में दाखिले मिल जाते थे, लेकिन अब आज 9000 रुपए जो है दाखिला अगर हो रहा है, 8000 रुपए कमाई है और 9000 रुपए अगर बच्चे की फीस है, तो माँ बाप जो है ना भूखे मरने के अलावा कोई काम नहीं है उनके पास, तो वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? इन्होंने जो है ना, पहले जो राजनीति होती थी तो डायरेक्ट लोगों को मार लगाते थे और कमजोर आदमी को जो है ना बहुत अपमानित करके इनका जीवन बना रखा था। लेकिन आज जो है उसका सिस्टम इन्होंने बदल दिया। उसका आधुनिक तरीका है कि इनको इनकम साधन जो है इनके बंद कर दो, तो ये अपने आप ही चुप बैठ जाएंगे। जब इनके बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो जो है ना डीएससी कैसे मांगेंगे? ये डीएससी मांगने का कारण क्या है कि जो बच्चा स्कूल में ही नहीं गया, पढ़ाई लिखाई नहीं करी उसने, उसके ताकत ही नहीं उसके पास, तो वो वहां पर इंटरव्यू के लिए या किसी पेपर टेस्ट के लिए वो जाएगा कहां पर? तो गवर्नमेंट उसे देने में वंचित अपने आप ही कर देगी। तो गवर्नमेंट की चालाकी और बेईमानी जो है वो मेरी समझ से बाहर है, कि ये गवर्नमेंट जब तक इनका कोई अपना बसिया, अपना नेता विधानसभा और लोकसभा में नहीं जाता, जब तक इनसे दूसरे राजनीतिक पार्टियों से कोई न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। 12 एमएलए जाते हैं सर दिल्ली से, 30-35 एमएलए एमपी जाते हैं, सब कुछ जाता है। लेकिन जो वो बेल्ट वाले होते हैं, जिनके गले में बेल्ट बंधा होता है, तो मालिक तो उसको जिधर तक घुमाएगा वैसे घूमेगा ना। पार्टियां जो है उसको अपने घर बिठा करके ये हाँ करवा लेती है कि अपने अलावा किसी दूसरे की बात नहीं करियो। कि आपने पिछले दिनों देखा होगा, एक एमपी जो है पंजाब से दिल्ली आया और दिल्ली से वाल्मीकि समाज के लोगों ने उसको इलेक्शन जिता करके कि ये आदमी हमारी लड़ाई लड़ेगा, और बहुत ही गौरव के साथ जो है वो पार्लियामेंट में पहुंचा। और पार्लियामेंट में जाने के बाद पहले ही दिन उस आदमी ने कहा था कि ये जो है, कभी आप इनके बारे में भी सब लोग अपने बारे में सोचते हैं, कभी इस कमजोर वर्ग के बारे में ही सोच लेना। उस दिन के बाद 5 साल तक वो आदमी पार्लियामेंट में नहीं बोला। इसका मतलब है कि उसके गले में जो बेल्ट बंध रहा था, उन लोगों ने उसका मुंह बंद कर दिया और उसको रोक कर रखा, और वो आदमी मजबूर होकर के यहाँ से वापस पंजाब लौट गया। तो ऐसे आदमी
जिनकी बात हम करते हैं, लोग कहते हैं 20 आदमी आपके यहाँ से रिजर्व कोटे के 20 आदमी है, 30 आदमी है, 50 आदमी है। लेकिन ये 30 आदमी 50 आदमी कमजोर वर्ग के नहीं है, ये तो जो है उनके बेल्ट वाले हैं, उन्होंने बेल्ट बांध करके वहां भेजा है। जिसके गले में बेल्ट बंध रहा है तो वो आदमी इनकी हक की लड़ाई नहीं लड़ सकता, क्योंकि वो वही कहेगा जो जिसका जिसका जो मालिक है वो मालिक को कहलवाएगा, वही बोलेगा। लेकिन केजरीवाल लगातार शिक्षा के बारे में बात की, शिक्षा उन्होंने बेहतर कर दी है, दिल्ली की स्वास्थ्य बेहतर कर दिया है। केजरीवाल ने क्या स्वास्थ्य बेहतर कर दिया? केजरीवाल जेल में रहा, उसके और साथी स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री सारे जेल में बैठे थे। क्यों? क्या कारण था? कि उन्होंने शिक्षा पर अगर जोर दिया होता तो शराब बेचने पर जोर क्यों दिया? शराब के ठेके जो है ना लोगों को क्यों दे दिए? कारण क्या था? और फिर वापस ले लिए, क्या कारण था? ऐसी बीजेपी के पास कौन सी कमजोरी हाथ लग गई कि आप लोगों को कई कई महीनों तक जेल में रखा गया? क्या ऐसा नहीं लगता जैसे कि आप बहुत बड़ी झूठ बोल रहे हैं? केजरीवाल झूठ बोल रहा है, और जब तक ये आदमी जो है झूठ बोलता है, अब ये कह रहा है 1,000 रुपए और पेंशन में बढ़ा दिए जाएंगे, हर महिला को 1,000 रुपए दे दिया जाएगा। और दूसरा ये कह रहे हैं कि भाई हम जो है ना ये जो बसों में जो बसें फ्री कर रखी है महिलाओं के लिए, अरे जिस औरत को 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए सैलरी मिलती है वो भी बसों में चल रही है। क्या कारण है? वो जो पैसा डीटीसी का जो आता था, अलग डिपार्टमेंट का था, वो पैसा कहां गया? अगर आज उस पैसे का मान लो साल में अगर सैलरी का पैसा भी निकलता था तो आज वो पैसे की पूर्ति कहां से हो रही है? केजरीवाल इसका जवाब देगा? नहीं देगा, क्योंकि यहां पर जवाब देने के लिए जब भी कोई बात होती है, केजरीवाल के कार्यालय पर कई बार बड़े बड़े 1,000 2 हजार आदमी गए। केजरीवाल ने एक बात हाँ करी थी कि सफाई कर्मचारियों को जिस दिन मैं सत्ता में आऊंगा सभी कर्मचारियों को पक्का कर दूंगा। इससे झूठा और बेईमान आदमी मैंने नहीं देखा। आज भी सफाई कर्मचारी 20-20 साल से 25-25 साल से एक ही सफाई कर्मचारी का काम कर रहा है। 16,000 में क्या अपने बच्चों को पढ़ाएगा, या पेट की पूर्ति करेगा, या बहन बेटी का रिश्ता करेगा, या अपने घर का काम करेगा? क्या करेगा? इनको न शोषण करने का, दलित समाज को, खास तौर पर वाल्मीकि समाज को शोषण करने का इन सभी राजनीतिक पार्टियों ने ठेका कर रखा है। ये सभी बेईमान है। मेरी नजर में कोई खरा नहीं है कि मैं किसको वोट दूं। ये हमारे कई साथियों ने मेरे से पूछा है कि जी आप ये बताइए कि आप सोशल वर्क करते हैं कि हमारे समाज को हमने वोट किसको देनी चाहिए? कि मैंने कहा इसी पर विचार चल रहा है। अभी हमने जो है हमारा जो संगठन है उसकी एक मीटिंग हुई थी, बहुत गंभीरता से लिया गया है, और उन्होंने पूछा कि ये वोट किसको देना है? तो हमने कहा अभी अभी सोचने का वक्त नहीं आया है, अभी जब तक इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हो जाता, जब तक हमारी एक मीटिंग बैठेगी और हम घूम घूम करके जो बेईमान लोग हमारे क्षेत्र से खड़ा होगा, पूरी दिल्ली के अंदर हमारा प्रचार होगा, हमारे हजारों कार्यकर्ता हैं, वो सारे गलत बात का विरोध करेंगे। सही आदमी को ही वोट दिया जाएगा। कोई भी आदमी समाज को आश्वासन देगा उसको वोट दिया जाएगा, अन्यथा और किसी को वोट नहीं दिया जाएगा। लेकिन सर फिर तमाम जो चीजें हैं अब दिल्ली में अगर देखा जाए तो वाल्मीकि कम्युनिटी है या दलित वर्ग है, उसकी तो जनसंख्या ज्यादा है, 30 से 40 लाख के करीब बताया जाता है कि भाई आप लोग हैं। उसके बावजूद भी फिर आप बता रहे कि गले में बेल्ट बांधी हुई है, जो पट्टा टांगा हुआ है, तो आप लोग खुद एक अपना विधायक चुन के क्यों नहीं भेज पाते हैं सर? जिस समाज को अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं है वो आदमी कभी भी देश पर शासन नहीं कर सकता। अस्तित्व का ज्ञान और उजड़े हुए चमन का ज्ञान होना चाहिए आदमी को, कि मैं कौन हूं, मेरी इस हालत किसने बनाई, मेरा घर किसने लूटा, मैं वंचित कैसे हो गया, मैं शोषित कैसे हो गया? क्योंकि बच्चा जब भी पैदा होता है वो शोषित पैदा नहीं होता, शोषित किया जाता है। हजारों साल का इतिहास इस बात का गवाह है कि जो नागवंश है इस देश का शासक था, इस देश के शासक का कैसे आर्यों ने आगमन करके, ऐसा कौन सा कारण था कि यहाँ के लोगों का सब कुछ छीन करके उनका इतिहास तक चोरी करके अपना इतिहास मिक्स कर दिया और यहाँ पर सत्ता पर काबिज हो गए। ये इतिहास बता रहा है कि जो आदमी वंचित है, शोषित है, उसको जो 2,500 साल तक अगर किसी आदमी को कमजोर बना के रखा जाए, वो आदमी ताकत आने में भी उतने ही साल लगेंगे। और ये जो है ना कमजोर समाज जो है कोशिश कर रहा है, जब कोशिश करता है, और आपने ये सवाल किया कि जो है ना हमारा नेता क्यों नहीं है, क्योंकि जिस आदमी को हम अपना नेता समझने का प्रयास करते हैं उस आदमी को जो है पैसे वाले लोग, शासक लोग, बेईमान लोग उसे लालच दे देते हैं, और लालच दे करके समाज से वो आदमी भटक जाता है। इसलिए 76 साल से अभी तक हमारा कोई नेता बाबा साहब के अलावा, कांसी राम के अलावा, बहन मायावती के अलावा, बहन मायावती ने जो गलती करी है उसका परिणाम आज पूरा दलित समाज भोग रहा है। ब्राह्मणों को 75-70 ब्राह्मणों को टिकट दे दिया और वाल्मीकि समाज को तो आज तक नहीं दिया। बहन मायावती को कई बार हमने कहा कि जो है आप वाल्मीकि समाज का ख्याल नहीं करती लेकिन वो भी ब्राह्मणों की तरह हमारे पास संप्रदाय की बात करते। अभी आप आरक्षण में देखा होगा आपने, अभी आरक्षण का जो बंटवारा हुआ है उससे जाटव समाज ने, मायावती ने, और जो है क्या नाम चंद्रशेखर आजाद ने, मैंने चंद्रशेखर आजाद को एक बात और कही, एक बहुजन वीर जवानों, ये बहुजन वीर जवानों ना घर में राड़ जगाओ, ये वंचित का हक है, मतभेद नहीं फैलाओ। ये बात मैंने कही। चंद्रशेखर आजाद आज उभरता हुआ सितारा है, और मैंने कहा ये राज तिलक का वक्त है। आप राज तिलक की बात करो ना, इस समाज को राज तिलक दिलाओ, आप अपनी बात मत करो।
क्योंकि राज तिलक का वक्त है। आप जो है ना, साधु और नेता का कोई धर्म नहीं होता, उसके लिए सभी एक समान होते हैं और सबको एक समान समझना चाहिए। लेकिन यह मायावती और चंद्रशेखर भी मुझे भेदभाव के दायरे में नजर आए, इसलिए मेरा विश्वास उठ गया है कि अभी दलित समाज में कोई नेता ढंग का आया नहीं है। और मैं परमात्मा से यानी विश्वास करता हूं कि समाज की आंखें खुले और अपना नेता लाओ। एक ईमानदार नेता तब हो तो जब समाज इस बात पर विश्वास करेगा। समाज की लड़ाई पार्लियामेंट में होगी, हर समाज का अपना नेता पार्लियामेंट में जाकर लड़ाई लड़ता है, वहीं कानून बनता है, वहीं न्याय होता है। क्या डीएससी भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा आपकी मीटिंगों में? बहुत। डीएससी का जो है सबसे बड़ा मुद्दा तो डीएससी का है। लेकिन डीएससी के लिए मैं ये बार बार एक बात कहूंगा कि जब तक ये समाज पढ़ेगा नहीं, शिक्षित नहीं होगा, इकट्ठा नहीं होगा और संघर्षशील नहीं होगा तो डीएससी का भी क्या फायदा है। इस समाज को ये बात समझनी चाहिए कि इकट्ठे होकर के बाबा साहब के उन 3 नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है कि शिक्षित होना, संगठित होना और संघर्ष करना। यही है, संसार में आए हो तो कुछ गजरने की ताकत होनी चाहिए। जय भीम, जय